जब भी आपको अपने लिए स्पेक्टिकल्स बनवाने होते हैं, आप किसी शॉप पे जाते हैं, एक ऑप्टिशियन के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे इतने नंबर का, फॉर एग्जांपल 1.5, 1.6, 2.0 इतने नंबर का मुझे स्पेक्टिकल्स बनवाने हैं। तो वो ऑप्टिशियन आपसे नंबर ले लेता है और आपको नेक्स्ट डे एक स्पेक्टिकल बना के दे देता है। अब सवाल ये है कि जो स्पेक्टिकल आप 1.5 के लिए बना रहे थे प्लस 1.5 के लिए, क्या वो माइनस 1.5 के लिए भी सेम रहेगा? नहीं। तो स्पेक्टिकल्स का जो डायमेंशन है वो बदल जाएगा, उसकी स्पेसिफिकेशन बदल जाएगी अगर उसका नंबर बदल रहा है। अब उसके लेंस को क्रिएट करने में क्या क्या पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, दोज पैरामीटर्स विल बी स्टडीड इन लेंस मेकर्स फॉर्मूला। कि लेंस वो बनाया कैसा गया, क्या क्या पैरामीटर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे और वो किस तरह से बिहेव करेगा, ये हम सब जानेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला से। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक 3 मार्क्स में भी आता है और 5 मार्क्स में भी आता है। बेसिकली 5 मार्क्स में अगर आएगा तो इसके 3 पार्ट्स हैं। वो 3 पार्ट्स कौन से हैं अभी मैं बताऊंगा, लेकिन अगर 3 या 2 मार्क्स में आता है तो जो फाइनल पार्ट होगा सिर्फ वही करना है आपको, बाकी पार्ट नहीं करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला में हम कैसे जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लेंस ये है। अब ये जो लेंस है ये 2 पार्ट से मिलके बना है, एक ये वाला पार्ट है इसका और एक ये वाला पार्ट है। इन दोनों पार्ट्स को हमने ज्वाइन कर दिया तो कॉन्वेक्स लेंस मिल गया हमें। ठीक है, लाइट वे जब यहां से यहां जाती है तो इस वाले पॉइंट पे जाके इस पे रिफ्लेक्शन होता है, ये थोड़ी सी बैंड हो जाती है, फिर यहाँ पे वापस से रिफ्लेक्शन होता है और ये और ज़्यादा बैंड हो जाती है। बेसिकली लाइट जो है वो 3 फेज के थ्रू होके गुजरती है। कौन कौन से? फर्स्ट फेज कि जब वो लाइट इस एयर से ग्लास में जा रही थी, सॉरी फर्स्ट फेज, मैंने 3 फेज गलत बोल दिया, 2 फेज से होके निकल जाती है। और सेकंड जब वो ग्लास से बाहर एयर में निकली। ठीक है, तो हमारा जो डेरिवेशन होगा वो इसी तरह से डिवाइडेड है। फर्स्ट हम डेरिवेशन करेंगे कि लाइट वे एयर से ग्लास में जा रही है, देन सेकंड जो हमारा डेरिवेशन होगा वो ग्लास से एयर के लिए होगा, और थर्ड जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन क्या है? फाइनल कंक्लूजन है। मतलब जो भी हमारे पास फर्स्ट और सेकंड में वैल्यूज आएंगी उन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल कंक्लूजन आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए फर्स्ट पार्ट इज लाइट वे goes from rare means air से to denser, rare to denser वो लाइट वे जा रही है। तो हमने कहा ये कॉन्वेक्स लेंस हमने बनाया था कुछ इस तरह का। तो फर्स्ट पार्ट हमने इसका ये वाला ले लिया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। दिस इज रेयर मीडियम नंबर 1 एंड दिस इज denser medium number 2, this is rare. Light is going from rare medium to denser. ठीक है, now this is principal axis. Now object is kept somewhere here. यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये लाइट रे यहाँ से यहाँ गई इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे जाने के बाद अब अगर ये लाइट रे यहाँ पहुंची है तो यहाँ पे हम नॉर्मल बनाएंगे। हमने यहाँ पे नॉर्मल बना दिया, ये क्या हो गया? दिस इज नॉर्मल। इसको हमने बोल दिया क्या? सी। इसको सी नाम दे दिया। अब लाइट वे जो है वो जब भी वेव से डेंसर में जाती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाती है। तो ये लाइट वे टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगी और इस तरह से आगे चली जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ हमारा रिफ्लेक्शन हो गया। चलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ एंगल अल्फा बना दिया, इमेज के साथ एंगल बीटा बना दिया और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ एंगल गामा बना दिया। इसके अलावा कुछ और एंगल्स भी यहाँ इन्वॉल्व है। वो कौन कौन से इन्वॉल्व है, वो कौन कौन से एंगल है उन्हें देख लीजिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस,
ये इंसिडेंट वे जो है, इंसिडेंट वे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये जो रिफ्लेक्टेड वे है इमेज के लिए, मैं इसको आई लिख देता हूँ इमेज के लिए, और ये जो सेंटर ऑफ ये जो नॉर्मल है दैट इज कॉल्ड एंगल आर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड वे के बीच में बनता है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। देखिए नाउ बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लेंगे, जहां लाइट वे जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। चलिए अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा जा सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। नाउ अगर ये जो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर ये स्मॉल हैं तो उस कंडीशन में साइन आर विल बी इक्वल टू आर एंड साइन आई विल बी इक्वल टू आई। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो एक मिनट एक चीज देख लीजिए। हमने कहा कि कैसे हम इनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नेग्लेक्ट करने की वजह क्या है। हमने कहा साइन आई इज इक्वल टू आई कैसे लिखा जा सकता है और साइन आर इज इक्वल टू आर कैसे लिखा जा सकता है। देखिए दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और यहाँ एंगल बन गया फॉर एग्जाम्पल थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पाइथागोरस लगा दी। पाइथागोरस लगाने की वजह से क्या हो जाएगा, ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एक चीज हम यहाँ नोट करें कि बी सी इज वेरी स्मॉल विद रेस्पेक्ट टू ए बी एंड ए सी, तो उस कंडीशन में हम बी सी को नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट बी सी। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर हो जाएगा, हैंस ए सी इज इक्वल टू ए बी। क्या बात समझ में आ गई? ए सी इज इक्वल टू ए बी हो गया। अब आपने यहाँ लगाया साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर हो गया बी सी और हाइपोटेन्यूस हो गया क्या, ए सी, ठीक है। आपने लिखा है ए सी इज इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं, तो मैंने ए बी लिख दिया यहाँ पे। क्या बात समझ में आ गई? अब इसके बाद आपने थीटा लिया। थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क है क्या, बी सी, और रेडियस क्या है, ए बी। क्या देखिए RHS में वैल्यूज सेम है, RHS में अगर वैल्यूज सेम है तो LHS में भी सेम हो गई। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। जब एंगल बहुत स्मॉल होता है, इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? मेरे ख्याल से हो जानी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आपने इसको क्या लिख दिया, μ2 डिवाइडेड बाई μ1 इज इक्वल टू आई अपॉन आर, ठीक है। अब ये जितनी भी कैलकुलेशन करनी है वो आपको अल्फा बीटा और गामा के रेस्पेक्ट में करनी है। आई भी आर के सॉरी आई और आर के रेस्पेक्ट में नहीं करनी। तो जरा यहाँ पे देखें कि आई और आर के रेस्पेक्ट में आई और आर को आप अल्फा और बीटा और गामा में कैसे बदल सकते हैं। देखिए आई इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट वे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट वे ये है और नॉर्मल ये है, ठीक है। तो मतलब इस एंगल का, इस ट्रायंगल का, कौन सा ट्रायंगल का, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। मैं इसको नाम दे देता हूं क्या, इसको नाम दे देता हूं मैं P और इसको नाम दे देता हूं M। सो फ्रॉम ट्रायंगल OPC, OPC, उस ट्रायंगल में, OPC ट्रायंगल में I इज द एक्सटीरियर एंगल। आई जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, साफ दिखाई दे रहा है। आई जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, और इस ट्राइंगल में अल्फा और गामा क्या है, इंटीरियर एंगल। सो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। क्या समझ में आ गई बात? चलिए अब आर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो आर की वैल्यू निकालनी है, आर इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड वे एंड नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टेड वे तो ये हो गई और नॉर्मल ये हो गया। तो देखिए फ्रॉम, अब ट्राइंगल इसमें कौन सा लेंगे, हमने ट्राइंगल ले लिया CPI,
और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या है, गामा। सो गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। आपको आर की वैल्यू निकालनी है, आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। चलिए वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को मींस आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा एंड आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, ये दोनों यहाँ पे आप रख दीजिए। तो आपके पास आ गया μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू आई की वैल्यू हो गई अल्फा प्लस गामा अपॉन गामा माइनस बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी क्या, μ2 गामा माइनस μ2 बीटा इज इक्वल टू, या मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, μ2 गामा माइनस μ2 बीटा इज इक्वल टू μ1 अल्फा प्लस μ1 गामा। गामा को एक साइड लिख लीजिए, गामा के सारे टर्म आपके पास एक साइड आ जाएं, ऐसा इंतजाम कर लीजिए। तो देखिए आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इस गामा को उधर ले जाएं और इस अल्फा को इधर ले आएं, तो आपके पास क्या आ गया, μ1 अल्फा माइनस μ2 बीटा इज इक्वल टू μ1 गामा माइनस μ2 गामा। क्या ये बात समझ में आ गई, आपके पास ये वैल्यूज आ गई। चलिए अब एक काम करते हैं यहाँ पे कि आपके पास जितने भी एंगल्स हैं उसमें tan का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई बाय tan थीटा, ठीक है। tan का मल्टीप्लाई किया है। tan का मल्टीप्लाई क्यों किया है अभी समझते हैं। tan का मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या आ गया, μ1 tan अल्फा माइनस μ2 tan बीटा इज इक्वल टू, गामा बाहर ले लें तो क्या आ जाएगा, tan गामा μ1 माइनस μ2, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब tan गामा क्यों लिया था यहाँ पे समझने वाली बात है, क्योंकि tan आपको रिलेशन देता है परपेंडिकुलर और बेस का। मतलब कि बेस का मतलब है अल्फा, अगर मैं लूं तो ये अल्फा कितना दूर बन रहा है, मींस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना ज्यादा है और कितनी ज्यादा हाइट है, इसका रिलेशन देता है आपको tan। अगर मैं साइन ले लेता यहाँ तो साइन आपको रिलेशन देता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन ये वाला डिस्टेंस हमें चाहिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपने tan की वैल्यू रखी यहाँ, तो μ1 tan अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो pm अपॉन om माइनस μ2 tan बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, tan बीटा इमेज के साथ एंगल बन रहा है, तो इमेज के साथ अगर एंगल है तो यहाँ आ गया pm अपॉन im। चलिए इज इक्वल टू tan गामा क्या है, गामा बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस pm अपॉन cm और ये आ गया μ1 माइनस μ2, ठीक है। अब यहां से देखिए कि pm कॉमन आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो pm कैंसिल आ गया, हो गया आपके पास क्या आ गया, μ1 अपॉन om, μ2 अपॉन im, μ1 माइनस μ2 अपॉन cm, ठीक है। तो आपके पास आ गया μ1 अपॉन om माइनस μ2 अपॉन im इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन cm, ठीक है। अब ये जो भी डिस्टेंसेस हैं उनको उनके नाम के हिसाब से लिख दिया जाए। मतलब OM इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखा जाता है U से, सो इट विल बी रिटन एज μ1 अपॉन U, और हमेशा साइन कन्वेंशन भी लगाना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ हमेशा क्या आता है, माइनस μ1 अपॉन माइनस U। चलिए माइनस का μ2 अपॉन im इज द डिस्टेंस फॉर इमेज, सो μ2 अपॉन v। चलिए इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2, cm इज द डिस्टेंस फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको हम r से लिखते हैं। और क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये प्लस आएगा,
v भी यहाँ पे प्लस आया और ये भी यहाँ पे प्लस आएगा। एक काम करें, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लिया आपने तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए एक मिनट, ये माइनस का गड़बड़ हो गई है। हाँ, एक यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी कि ये जो म्यू2 बीटा है वो तो माइनस का है ही, ये म्यू1 अल्फा माइनस का रहेगा, क्योंकि इधर से इधर लेके आए थे तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का है। यहाँ पे आपने यू का साइन लगाया तो ये क्या हो गया, ये प्लस का हो गया। ठीक है, एक काम कीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि आपके पास एक सर्टेन इक्वेशन बन जाएगी उसकी वजह से। तो आपने माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस का हो गया, म्यू1 अपॉन यू प्लस म्यू2, ये माइनस का हो जाएगा, म्यू2 अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2। अगर यहाँ से भी माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस का और ये माइनस का, ये वैल्यू आपके पास, इसको आप ऐसे लिख पाएंगे, माइनस अगर यहाँ से कॉमन लिया तो म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर, माइनस से माइनस कैंसिल। सो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगी दैट इज म्यू1 अपॉन यू, नहीं मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। This is the value when light wave goes from wave to denser medium। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट डेरिवेशन है। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेशन करते हैं फटाफट। देखिए सेकंड डेरिवेशन क्या है। सेकंड डेरिवेशन वो है जिसमें लाइट वेव डेंसर से वेव मीडियम में जाएगी। तो देखिए सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, लाइट वे गोज फ्रॉम डेंसर टू वेव। ठीक है, तो आपने इसका डायग्राम बनाया। अब कॉन्वेक्स लेंस का सेकंड पार्ट बनेगा। आप फर्स्ट ये बना चुके हैं, सेकंड ये बनाएंगे। तो आपने इसको कैसे बनाया, ये वाला पार्ट आपका बन गया, ये वाला पार्ट। इसको मैं थोड़ा सा और बेटर वे में बना देता हूं, ये। ठीक है, चलिए अब लाइट वेव 2 से 1 में वापस जा रही है। तो ये डेंसर मीडियम है 2 और 1 क्या है, वेव मीडियम है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ऑब्जेक्ट कहीं यहां लोकेटेड है, इस जगह ये ऑब्जेक्ट लोकेटेड है। तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट वे गई यहां पे वो कुछ इस तरह से गई। ठीक है, जहां लाइट वे इंसिडेंट हुई है लेंस पे, वहां पे हमने बना दिया क्या, वहां पे बना दिया हमने नॉर्मल, कुछ इस तरह से। दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल बन गया। नॉर्मल बनता है हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर ये लाइट वे, अब क्योंकि ये डेंसर टू वेव जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो जाएगी और लाइट वे बैंड होके, क्योंकि अगर ये ज्यादा डेंस है मटेरियल तो लाइट वे ज्यादा बैंड होगी और ये इस तरह से यहाँ चली जाएगी। कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि ये लाइट वे ज्यादा बैंड नहीं होती बल्कि ऐसे जाती है तो पीछे इमेज फॉर्म हो गई, तो वो भी सही है और ये भी सही है। कंडीशन क्या है, हमारा जो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा डेंस ले लिया हमने। ठीक है, चलिए अब इसमें फटाफट एंगल्स बना देते हैं। इमेज के साथ जो एंगल बन गया वो अल्फा, ये एंगल अल्फा, सॉरी ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा, इमेज के साथ बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ गामा, सेम पहले की तरह। और ये बन गया क्या, ये है आई। आपको यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी शो करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट वे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो ये है नॉर्मल और ये है इंसिडेंट वे, सो दिस इज एंगल आई। और ये है रिफ्लेक्टेड वे और ये है नॉर्मल, तो ये हो गया एंगल आर। क्या समझ में आ गई बात? फटाफट शुरुआत करते हैं बाय स्नेल्स लॉ।
बाय स्नेल्स लॉ, दैट इज अब लाइट वे कहाँ जा रही है 1 में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आई। और क्योंकि जो एंगल है वो बहुत स्मॉल है तो इसको हम आई अपॉन आर लिख देंगे। अगर इसको लिखना है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू आई अपॉन आर। अब फटाफट आप आई और आर को अल्फा बीटा गामा से रिप्लेस कर दीजिए। देखिए रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, आई जो है फ्रॉम ट्राइंगल, इसको मैं नाम दे देता हूं क्या, ये एम हो गया, ये पी हो गया, फ्रॉम ट्राइंगल POC। इस ट्राइंगल में आई इंटीरियर एंगल है, अल्फा इंटीरियर एंगल है और गामा एक्सटीरियर एंगल है। दैट मीन्स गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। तो यहां हमने लिख लिया क्या, आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। ठीक है, चलिए अब दूसरा ट्राइंगल हम ले लेते हैं क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको लेना है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड वे के बीच का एंगल होता है। तो फ्रॉम ट्राइंगल CPI, तो इसमें आपके पास वैल्यू क्या आ गई, आर देखिए यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है, तो आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। फटाफट वैल्यूज रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास क्या आ गया, μ1 डिवाइडेड बाई μ2 इज इक्वल टू आई की वैल्यू आपने लिख दी क्या, गामा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई गामा प्लस बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट, तो देखिए आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, μ1 गामा प्लस μ1 बीटा इज इक्वल टू μ2 गामा माइनस μ2, मैं इसको ठीक से लिख देता हूं, इज इक्वल टू μ2 गामा माइनस μ2 अल्फा। गामा के टर्म्स एक तरफ ले लीजिए, अल्फा के टर्म्स एक तरफ ले लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा मैं यहां ले आता हूं, तो μ1 बीटा प्लस μ2 अल्फा इज इक्वल टू μ2 गामा माइनस μ1 गामा। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका, tan का, तो मल्टीप्लाई बाय tan, तो आपके पास क्या आ गया, μ1 tan बीटा प्लस μ2 tan अल्फा इज इक्वल टू μ2। अब आपने क्या किया, यहां से गामा बाहर ले लिया, तो आपके पास आ जाएगा क्या, tan गामा μ2 माइनस μ1। चलिए tan बीटा की वैल्यू लेंगे हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बीटा क्या हो गया, ये एंगल है, तो PM अपॉन एम आई प्लस μ2 tan अल्फा ये वाला डिस्टेंस है, सो इट इज PM अपॉन OM इज इक्वल टू tan गामा इज दिस, सो दिस इज PM अपॉन CM μ2 μ1। आपने कैंसिल कॉमन लेके कैंसिल कर दिया किसको, PM को, तो आपके पास क्या बचा, μ1 अपॉन IM या MI, μ1 अपॉन MI इज इक्वल टू प्लस μ2 अपॉन OM इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन CM। फटाफट इनकी वैल्यूज लिख दें, IV और F के R के टर्म्स में साइन के साथ, तो MI इज द इमेज डिस्टेंस प्लस आएगा, तो μ1 अपॉन V, μ2 अपॉन OM ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या आ जाएगा, माइनस μ2 अपॉन U इज इक्वल टू CM इज द डिस्टेंस ऑफ R, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की साइड में है, तो अब आ जाएगा माइनस का μ2 माइनस μ1 अपॉन R। सो दिस इज द होल वैल्यू, ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो रिलेटिव टू डेंसिव ये मिला वैल्यू आपको, डेंसिव टू रिलेटिव ये मिली, और अब हम फाइनली निकालेंगे क्या, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो वो देखेंगे हम। ठीक है, चलिए देखिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला के लिए क्या किया, फाइनली हम निकाल रहे हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पे एक लेंस बना दिया, ठीक है। हमने कहा पहले ये था ही नहीं, पहले क्या था, सिर्फ ये था, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था, लाइट रे
कुछ इस तरह से यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ पे आई और नॉर्मल बना दिया आपने यहाँ पे, दिस इज नॉर्मल, दिस इज C1, और लाइट वे जो है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं इधर चली गई, ठीक है, और इसको आपने नाम दे दिया क्या, I। चलिए अब सेकेंड कंडीशन, एक बार इस तरह से रिफ्लेक्शन हो जाने के बाद आपने क्या किया कि इसके बाद आपने एक लेंस यहां से लगा के इसको कॉन्वेक्स बना दिया। जब आपने ऐसा किया तो आप देखिए कि ये जो लाइट वे है जो सीधे ऐसे जा रही थी, अब इसमें वापस से एक बार और यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद ये जो फाइनल इमेज बनेगी वो इमेज कहाँ बन जाएगी, यहाँ पे आई डैश। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ गई? अगर एक ही सरफेस था तो इमेज आई बनी, अब दूसरा सरफेस उसके बाद आगे लगा दिया तो रिफ्लेक्शन और ज्यादा होगा, तो एक इमेज आपकी कहाँ बन गई, आई डैश पे। ठीक है, हम कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ से हमने एक डिस्टेंस ले लिया, दिस इज ओ डैश, और इसको आपने नाम दे दिया क्या, पी डिस्टेंस। ठीक है, चलिए हाँ एक चीज और कि इस वाले पॉइंट के लिए भी तो आप सेंटर नॉर्मल ड्रॉ करके सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएंगे जहां से रिफ्लेक्शन हुआ है, सो दिस इज C2। अब देखिए फटाफट हम कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट केस क्या है, रे गोज फ्रॉम फ्रॉम रेयर टू डेंसर। पहले जब वो हवा से ग्लास में गई थी, फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो रेयर टू डेंसर की इक्वेशन आपके पास ये है, ये इक्वेशन आपने लिख दी। क्या लिखी आपने, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अब फटाफट ये जो वैल्यूज हैं इसके हिसाब से यहाँ पे डिस्टेंसेस लिख दीजिए। v मतलब जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम, फर्स्ट जो रिफ्लेक्शन हुआ था उसमें इमेज कौन सी फॉर्म हुई थी, ये वाली, तो आपने इसको लिखा क्या, μ2 अपॉन ओ डैश आई माइनस, उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा था, ऑब्जेक्ट था ये, तो μ1 अपॉन ओ डैश इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, और r जो रिफ्लेक्शन फर्स्ट हुआ था उसके लिए जो नॉर्मल बना था दैट वाज दिस, सो दिस इज ओ डैश C1, इसको नंबर दे दिया 1। नेक्स्ट इज रे गोज फ्रॉम डेंसर टू वेव। अब डेंसर टू वेव लाइट गई है तो आपने ये वाली इक्वेशन यूज की, सो दिस इज μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इज इक्वल टू माइनस μ2 माइनस μ1 अपॉन r। फटाफट आपने यहां पे भी वैल्यूज लिखी। अब देखिए जब ये डेंसर से वेव में बाहर निकली फाइनली, तो उस कंडीशन में इमेज कौन सी बनी थी, इमेज वाज दिस इज फाइनल इमेज। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, μ1 अपॉन ओ डैश आई डैश माइनस, ये जो फाइनली इमेज बनी है इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है। देखिए यहां बच्चे बहुत ज्यादा अटकते हैं कि ये जो फाइनली इमेज बनी है उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, आप कहेंगे ये है, नहीं भाई ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट कौन सा है इसके लिए कि जो पहले इमेज बनी है इसी इमेज को तो इसने पीछे करके बनाया है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ये। नहीं आई बात समझ में? देखिए मैं स्पेक्टिकल्स लगाता हूं क्योंकि मुझे चीजें हल्की सी ब्लर नजर आती हैं, हल्की सी, ऐसा नहीं कि सुपड़ा साफ हो जाता है, हल्की सी ब्लर नजर आती है। तो जो मैंने स्पेक्टिकल्स लगाया, ठीक है, तो मेरे लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, जो ये लेंस इमेज फॉर्म कर रहा है। बात को समझना, इस लेंस ने जो इमेज फॉर्म की वो मेरी आंखों के लिए ऑब्जेक्ट है, क्योंकि रियल में तो ऑब्जेक्ट मुझे ब्लर नजर आ रहा है। इस लेंस ने क्या किया, जो इमेज फॉर्म की है दैट इज ऑब्जेक्ट फॉर माय आईज। ठीक है, तो इस वाले सरफेस ने जो इमेज फॉर्म की थी वो इमेज दूसरे वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। ऐसा ही होता है, आप एक ग्लास कांच की बोतल लीजिए या ट्रांसपेरेंट बोतल ले लीजिए, उसमें से होके किसी चीज को देखिए तो आप देखेंगे कि
पेड़ जब आप बिना बोतल के देख रहे थे, सामने ट्री था, वो अलग नजर आ रहा था, लेकिन ग्लास की बोतल से होके देखेंगे तो वो अलग नजर आएगा, क्योंकि ग्लास की बोतल ने जो इमेज फॉर्म की है अब वो आपकी आंखों के लिए ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो अलग नजर आ रहा है। क्या समझ में आ गई बात? तो इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा दैट इज μ2 अपॉन u, u इज व्हाट, o डैश i is equal to minus μ2 minus μ1 अपॉन r, r इज द, अब ये जो आपने r लिया है इस वाले सरफेस के लिए दैट इज o डैश c2, ये इक्वेशन 2 बन गई। नाउ ऐड 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड किया आपने तो देखिए 1 आपके पास ये है, 2 आपके पास ये है, यहाँ पे μ2 i o डैश प्लस में है, ये माइनस में है, ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। मैं इन दोनों के आगे क्रॉस लगा रहा हूं, ऐड क्या हो जाएंगी ये वाली वैल्यूज, तो आपके पास क्या आ गया μ1 i डैश माइनस μ1 o डैश इज इक्वल टू, अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने में उस कंडीशन में अगर आप यहां पे वैल्यू लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज μ2 माइनस μ1 o डैश c1 माइनस μ2 माइनस μ1 अपॉन o डैश c2। ठीक है, आपने क्या किया, यहां से μ2 माइनस μ1 यहां कॉमन ले लेंगे। अब देखिए μ1 अपॉन i डैश o डैश क्या है, फाइनल इमेज है, v लिखा है इसको, μ1 अपॉन o डैश ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको u लिखा, इज इक्वल टू, आपने यहां से कॉमन ले लिया μ2 माइनस μ1, आपके पास अंदर क्या बच गया 1 अपॉन o डैश c1, तो o डैश c1 क्या है, o डैश c1 है r1, तो 1 अपॉन r1 माइनस o डैश c2 है r2, तो 1 अपॉन r2। क्या बात समझ में आ गई? यहां से आप μ1 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन लेके नीचे ले जाइए तो आपके पास 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 और ये आ गया 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब यहां से यहां कर दूंगा फाइनली, और कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 को मैं सिर्फ म्यू लिख सकता हूं, माइनस μ1 अपॉन म्यू को 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। और आपको याद आएगा लेंस फॉर्मूले से 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू होता है f, सो 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वी 1 r1 माइनस r2। सो दिस इज द वैल्यू। क्या आपको समझ में आ गई ये बात? चलिए, आई होप समझ में आ गया हो। दिस इज द लेंस फॉर्मूला, कंप्लीट आता है 5 मार्क्स में, सिर्फ लास्ट वाला पूछा जाएगा तो 2 या 3 मार्क्स में आएगा, तो इसको जरूर कीजिए, अपने आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।